हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व अपन पढ़ने वाले हैं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रीट एग्जाम हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी एग्जाम हो, इन सभी में यानी कि नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं, या ये पूछ लिया जाता है नीति निर्देशक तत्व देख करके ये पूछ लेते हैं कि ये कौन से अनुच्छेद में है, और नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, कहाँ से लिए गए हैं, ये सभी तमाम प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज अपन डिटेल से पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। बिल्कुल शॉर्ट रूप में अपन पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है, और भाग 4 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। भाग 4 में तो है नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। नीति निर्देशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान में किया गया है। स्रोत यानी नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। आगे अपन देखें, संविधान निर्माण के समय बी.एन. राव ने मौलिक अधिकारों को 2 श्रेणियों में बांटते हुए प्रथम श्रेणी के मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय घोषित किए जाने की सिफारिश की, तथा साथ ही एक दूसरी श्रेणी के मौलिक अधिकारों को भी संविधान में शामिल करने की, जो न्याय योग्य प्रकृति या ना हो, लेकिन राज्य इस दिशा में कार्य करेगा जब भी वह समर्थ होगा। यानी संविधान निर्माण के समय जब बी.एन. राव ने मौलिक अधिकारों को 2 श्रेणियों में बांटते हुए प्रथम श्रेणी में मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय घोषित किए जाने की सिफारिश की, साथ ही एक दूसरी श्रेणी के मौलिक अधिकारों को भी संविधान में शामिल करने की, जो न्याय योग्य प्रकृति ना हो, लेकिन राज्य इस दिशा में कार्य करेगा जब भी वह समर्थ होगा। यही दूसरी श्रेणी के मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व के रूप में संविधान के भाग 4 में शामिल किए गए। नीति निर्देशक तत्व वास्तव में संविधान द्वारा राज्य की दिए गए ऐसे निर्देश हैं। यानी नीति निर्देशक तत्व संविधान द्वारा वास्तव में संविधान द्वारा राज्य के दिए गए ऐसे निर्देश हैं, जो राज्य द्वारा जनहित तथा लोक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु किए जाएंगे, लेकिन राज्य द्वारा इन निर्देशों की अनुपालना कब की जाएगी, इसके लिए राज्य को बाध्य नहीं किया जाएगा, बल्कि यह अपेक्षा की गई है कि जैसे जैसे राज्य समर्थ होगा, वैसे वैसे राज्य नीति निर्देशक की अनुपालना में कार्य करेगा। यानी कि नीति निर्देशक तत्व बाध्य नहीं है। हम यानी कि संविधान में इस प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है कि नीति निर्देशक तत्व व्यक्तिगत रूप से बाध्य हैं, बाध्य नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्व वास्तव में संविधान द्वारा राज्य को दिए गए ऐसे निर्देश हैं, जो राज्य द्वारा जनहित व लोक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु यानी कि किए जाएंगे, लेकिन राज्य द्वारा इन निर्देशों की अनुपालना कब की जाएगी, इसके लिए राज्य को बाध्य नहीं किया गया, बल्कि यह अपेक्षा की गई कि जैसे जैसे राज्य समर्थ होगा, वैसे वैसे राज्य नीति निर्देशक की अनुपालना में कार्य करेगा। अर्थात दूसरे रूप में अपन समझें इसको, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति वाद योग्य, न्याय योग्य नहीं होती। यानी कि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। हमने पढ़ा था मूल अधिकार जो हैं वो वाद योग्य हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अर्थात राज्य इस दिशा में कार्य ना करे तो उससे उसके विरुद्ध न्यायालय में इस आधार पर कोई दावा नहीं किया जा सकता। यदि राज्य अपनाता है नीति निर्देशक तत्वों को तो भी अपना सकता है, और नहीं भी अपनाना चाहता तो भी तो नहीं अपना सकता। यानी कि ये न्यायालय के विरुद्ध नहीं है कि यानी कि राज्य इस दिशा में कार्य करे या ना करे,
इसके उसके विरुद्ध न्यायालय में इस आधार पर कोई दावा नहीं किया जा सकता। यानी कि मौलिक जो मूल अधिकार हैं इनको तो न्यायालय द्वारा, यानी कि इस आधार पर न्यायालय द्वारा दावा किया जाता है मौलिक अधिकारों में तो, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में नहीं किया जाता। तो नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार वाद योग्य है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए कार्यों का विस्तार अत्यधिक व्यापक है तथा इन व्यापक कार्यों को करने में नव स्वतंत्र भारत के लिए संभव नहीं था, अतः इसे बाध्यकारी नहीं बल्कि राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया। यानी कोई भी राज्य है वो अपना सकता है नीति निर्देशक तत्वों को या नहीं भी अपना सकता, तो ये राज्य पर छोड़ दिए गए। नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं कौन कौन सी है? न्याय योग्य नहीं होते अर्थात वाद योग्य नहीं होते। दूसरी विशेषता क्या है? कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं। तीसरी विशेषता है इनकी प्रकृति सकारात्मक होती है अर्थात ये राज्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। चौथी शक्ति है नीति निर्देशक तत्व स्वतः नहीं होते बल्कि राज्य द्वारा इन्हें लागू करना पड़ता है। पांचवी है नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं होते बल्कि उन्हें लागू करने की राज्य की इच्छा पर निर्भर है। फिर से देखो, नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं अपन देख रहे हैं। पहली विशेषता है न्याय योग्य नहीं है अर्थात तो नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। दूसरी विशेषता है कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं। तीसरी विशेषता है इनकी प्रकृति सकारात्मक होती है अर्थात ये राज्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। चौथी है नीति निर्देशक तत्व स्वतः नहीं होते बल्कि राज्य द्वारा इन्हें लागू करना पड़ता है। पांचवी है नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं होते बल्कि उन्हें लागू करने राज्य की इच्छा पर निर्भर है। छठी विशेषता क्या है? नीति निर्देशक तत्व सामूहिक हित पर आधारित हैं, यानी लोक कल्याणकारी भावना से समर्पित हैं नीति निर्देशक तत्व है। अब नीति निर्देशक तत्व पर जो मूल टिप्पणियां हुई है वो अपन देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीति निर्देशक तत्वों पर। टीटी कृष्णामाचारी ने कहा कि भावनाओं का कुंडा घर है। नीति निर्देशक तत्व भावनाओं का कूड़ा धर है, सॉरी ये धर है, घर नहीं है। टीटी कृष्णामाचारी ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व भावनाओं का कूड़ा धर है। आइबरजेनिक्स ने क्या कहा? पुण्य आत्माएं नैतिक आकांक्षाएं, यानी कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में आइबरजेनिक्स ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व पुण्य आत्माएं हैं और नैतिक आकांक्षाएं हैं। केटी शाह ने क्या कहा नीति निर्देशक तत्व के बारे में? नीति निर्देशक तत्व ऐसे चेक के समान है जिसके भुगतान की तिथि बैंक की इच्छा पर छोड़ दी गई। ऐसा नीति निर्देशक तत्व के बारे में किसने कहा था? केटी शाह ने। क्या कहा? नीति निर्देशक तत्व ऐसे चेक के समान है जिसके भुगतान की तिथि बैंक की इच्छा पर छोड़ दी गई है। भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा नीति निर्देशक तत्वों के बारे में? नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने में सहायक है। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने में सहायक है, ये कहा था भीमराव अम्बेडकर ने, बाबा साहब ने। केसी व्हीलर ने क्या कहा था? केसी व्हीलर ने क्या कहा था नीति निर्देशक तत्वों के बारे में? नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष को बढ़ावा देते हैं, ये कहा था केसी व्हीलर ने। क्या कहा? नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष को बढ़ावा देते हैं। नीति निर्देशक तत्व के बारे में किसने कहा था? केसी व्हीलर ने कहा था। अगला स्टेटमेंट आता है एमसी छागला का। एमसी छागला ने क्या कहा? यदि नीति निर्देशक तत्व को पूर्णतः लागू कर दिया जाए तो भारत की धरती पर ही सौर की स्थापना हो जाएगी। ये किसने कहा था? एमसी छागला ने कहा था। एमसी छागला ने स्टेटमेंट दिया नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, यदि नीति निर्देशक तत्व को पूर्णतः लागू कर दिया जाए तो भारत की धरती पर ही सौर की स्थापना हो जाएगी। अब अपन पढ़ेंगे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर।
मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर अपन पढ़ देंगे। यानी कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं और नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, दोनों में अंतर क्या है। मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते। मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती है जबकि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक होती है। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत हित पर आधारित होते हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व सामूहिक हित पर आधारित होते हैं। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व हैं वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र से परिपूर्ण है। मौलिक अधिकार स्वतः लागू होते हैं लेकिन नीति निर्देशक तत्व राज्य में स्वतः लागू नहीं होते, अर्थात ये वाद योग्य नहीं है। आगे अपन देखें कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संघर्ष। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संघर्ष। संविधान लागू होने के साथ ही यह वाद का विषय रहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों से अधिक महत्वपूर्ण कौन से हैं। कार्यपालिका अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य करती है जबकि न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा में कार्य करती है। अतः मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक के बीच का यह विवाद कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष को बढ़ावा देता है। फिर से देखो, कार्यपालिका अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य करती है जबकि न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा में कार्य करता है। अतः मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक के बीच का यह विवाद कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष को बढ़ावा देता है। मद्रास सरकार ने अनुच्छेद 46 की अनुपालना में शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दुर्बल वर्गों के लिए प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान किया। सर्वप्रथम मद्रास सरकार ने अनुच्छेद 46 की अनुपालना में शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दुर्बल वर्गों के लिए प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान किया था। पहला वाद आता है इसको लेकर के, पहला वाद अपन देखें नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के, चंपकंप दोराई राजनवाद। चंपकंप दोराई राजनवाद ये आया था 1951 में। इस वाद में मद्रास सरकार द्वारा किए गए इस कार्य को न्यायालय में चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास सरकार के उन प्रावधानों को अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन मानते हुए निरस्त कर दिया गया तथा यह दिया गया कि अनुच्छेद 46 की तुलना में अनुच्छेद 29(2) महत्वपूर्ण है, अर्थात नीति निर्देशक तत्व की तुलना में मौलिक अधिकार अधिक प्राथमिक होते हैं। ये किसने कहा था? चंपकंप दोराई राजनवाद में, जो कि 1951 में हुआ था। इसमें मद्रास सरकार द्वारा दिए गए इस कार्यों को न्यायालय में चुनौती दी गई कि यानी कि मौलिक अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास सरकार के उन प्रावधानों को अनुच्छेद 29(2) का उल्लेख मानते हुए निरस्त कर दिया गया तथा यह दिया गया कि अनुच्छेद 46 की तुलना में अनुच्छेद 29(2) महत्वपूर्ण है, अर्थात नीति निर्देशक तत्व की तुलना में मौलिक अधिकार अधिक महत्वपूर्ण है। प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 को। इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़कर यह प्रावधान दिया गया कि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक व शैक्षणिक वर्गों के उत्थान के लिए विशेष उपाय कर सकेगा तथा ऐसा करना अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन नहीं होगा। ये प्रथम संविधान संशोधन जब 1951 में हुआ था तभी ऐसा कहा गया कि यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में यानी कि अनुच्छेद, इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया जिसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक व शैक्षणिक वर्गों के उत्थान के लिए
विशेष उपाय कर सकेगा तथा ऐसा करना अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन नहीं होगा। अर्थात इस संशोधन द्वारा शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल कर उन्हें प्रभावी बनाया गया। फिर आता है 25वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1971 में। 25वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1971 में हुआ था। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 31 गए जोड़कर इस संविधान संशोधन द्वारा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 25वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 31 गए, अनुच्छेद 31 गए जोड़कर यह प्रावधान कर दिया गया कि अनुच्छेद 39(b) तथा 39(c) की अनुपालना में राज्य द्वारा किए गए किसी कार्य को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 तथा अनुच्छेद 31 का उल्लंघन करते हैं। आगे आता है केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती वाद हुआ था 1973 में। सर्वोच्च न्यायालय में इस वाद में 25वीं संविधान संशोधन द्वारा स्थापित अनुच्छेद 31 गए को चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 31 गए को वैधता प्रदान की। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31 गए को वैधता प्रदान की। केशवानंद भारती वाद 1973 में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय में इस वाद में 25वीं संविधान संशोधन द्वारा स्थापित अनुच्छेद 31 गए को चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31 गए को वैधता प्रदान की। फिर हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 गए में संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया गया कि भाग 4 में दिए गए किसी भी नीति निर्देशक तत्व की अनुपालना में राज्य द्वारा किए गए किसी कार्य को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31 से असंगत हैं। फिर से देखो, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 गए में संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया गया कि भाग 4 में दिए गए किसी भी नीति निर्देशक तत्व की अनुपालना में राज्य द्वारा किए गए किसी कार्य को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31 से असंगत हैं। आगे आता है मिनर्वा मिल्स वाद। मिनर्वा मिल्स वाद ये हुआ था 1980 में। मिनर्वा मिल्स वाद 1980। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 गए में किए गए संशोधन को निरस्त करते हुए 25वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 गए में किए गए प्रावधानों को पुनः स्थापित किया। अर्थात अनुच्छेद 39(b) तथा 39(c) को ही पुनः 39(c) को ही अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 19 पर प्राथमिकता प्रदान की गई। इसी केस में मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच के संबंधों को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा घोषित किया गया। वर्तमान स्थिति क्या है ये अपन देखते हैं। वर्तमान स्थिति मिनर्वा मिल्स वाद के बाद से वर्तमान स्थिति यह है कि अनुच्छेद 39(b) तथा अनुच्छेद 39(c) में दिए गए नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 पर प्राथमिकता रखते हैं, लेकिन इसके अलावा समस्त नीति निर्देशक तत्व की तुलना में मौलिक अधिकार अधिक महत्वपूर्ण है। अब अपन नीति निर्देशक तत्वों के जो अनुच्छेद हैं उन पर अपन ध्यान करते हैं। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। भाग 4 में दिए गए राज्य शब्द का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में है अनुच्छेद 12 की तरह। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा है। भाग 4 में दिए गए राज्य शब्द का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में है अनुच्छेद 12 की तरह। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं होंगे,
लेकिन ये शासन के मूलभूत तत्व हैं, अतः इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते। बाद में जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसमें यानी कि अनुच्छेद 39F जोड़ा गया, अनुच्छेद 39A जोड़ा गया, अनुच्छेद 43A जोड़ा गया और अनुच्छेद 48A जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें 39F अनुच्छेद जोड़ा गया, 39A अनुच्छेद जोड़ा गया, 43A अनुच्छेद जोड़ा गया और 48A अनुच्छेद जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में जिसमें अनुच्छेद 38(2) जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ जिसमें अनुच्छेद 45 की भाषा में परिवर्तन किया गया। और फिर संविधान संशोधन हुआ था 97वां संविधान संशोधन 2011 में जिसमें अनुच्छेद 43 भी जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन में अनुच्छेद 39F जोड़ा गया जिसमें बच्चों के लिए स्वतंत्र एवं गरिमामयी वातावरण है। अनुच्छेद 39F क्या कहता है? बच्चों के लिए स्वतंत्र एवं गरिमामयी वातावरण उपलब्ध हो। अनुच्छेद 39A क्या कहता है? सम्मान, न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ये अनुच्छेद 39A में है, सम्मान, न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 39A उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण। ये बहुत बार पूछा गया अनुच्छेद 48A, इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। पर्यावरण संरक्षण तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। ये अनुच्छेद 48A में है, पर्यावरण संरक्षण तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। अब आता है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। इसमें अनुच्छेद 38(2) जोड़ा गया जिसमें 38(2) में क्या प्रावधान है? आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास। अनुच्छेद 38(2) कहता है आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 45 इसमें जोड़ा गया। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की उचित देखभाल तथा शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। राज्य है वो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की उचित देखभाल करेगा तथा शिक्षा की व्यवस्था करेगा। फिर 97वां संविधान संशोधन ये हुआ था 2011 में। इसमें अनुच्छेद 43 भी जोड़ा गया। क्या प्रावधान है अनुच्छेद 43B में? सहकारी समितियों का गठन एवं विकास। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा। अनुच्छेद 38(1) राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना हो जिससे कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो सके। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्दावली का प्रयोग प्रस्तावना तथा नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 38(1) में किया गया। अनुच्छेद 38(2) राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। ये यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था 38(2). इसमें क्या कहा गया? राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। फिर 39 अनुच्छेद 39 क्या कहता है? राज्य इस प्रकार नीतियों का संचालन करेगा। यह अनुच्छेद 39 में है। अनुच्छेद 39A स्त्री पुरुषों के लिए आजीविका के लिए पर्याप्त अवसर। अनुच्छेद 39A में क्या है? स्त्री पुरुषों के लिए आजीविका के लिए पर्याप्त अवसर। 39B अनुच्छेद 39B में क्या प्रावधान है? समाज के भौतिक संसाधनों का सामूहिक हित में प्रयोग। समाज के भौतिक संसाधनों का सामूहिक हित में प्रयोग। अनुच्छेद 39C धन के अहितकारी संकेंद्रण पर रोक, यानी कि
39 क्या कहता है, धन के अहितकारी संकेंद्रण पर रोक। अनुच्छेद 39D, सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन। अनुच्छेद 39E क्या कहता है, अनुच्छेद 39E, स्त्री पुरुष कार्मिकों की शक्ति तथा स्वास्थ्य और बच्चों की सुकुमार अवस्था के दुरुपयोग पर रोक। ये 39E में किया गया है। फिर 39F, अनुच्छेद 39F, बच्चों के लिए स्वतंत्र एवं गरिमामयी वातावरण। फिर 39A, अनुच्छेद 39A 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। 39A क्या कहता है, सम्मान, न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। फिर अनुच्छेद 40, पंचायतों का गठन एवं उनका विकास। पंचायतों का गठन एवं उनका विकास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, ये बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 40 में क्या प्रावधान है, पंचायतों का गठन एवं उनका विकास। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, राज्य व्यक्तियों को काम पाने, शिक्षा पाने तथा कुछ दशाओं में बीमार, बेरोजगार, बुढ़ापा और निःसशक्तता लोक सहायता पाने का अधिकार प्रदान करने का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद 41 में है कि राज्य व्यक्तियों को काम पाने, शिक्षा पाने तथा कुछ दशाओं में बीमार, बेरोजगार, बुढ़ापा, निःशक्तता लोक सहायता पाने का अधिकार प्रदान करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 में क्या प्रावधान है, काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाएं स्थापित करने तथा प्रस्तुति सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास। यह अनुच्छेद 42 में है। अनुच्छेद 43, कार्मिकों के लिए निर्वाह मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों का विकास। फिर अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 43A जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी। फिर अनुच्छेद 43B, सहकारी समितियों का गठन एवं विकास, ये जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन 2011 में। अनुच्छेद 44, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सम्मान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 क्या कहता है, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की उचित देखभाल तथा शिक्षा की व्यवस्था। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 46 क्या कहता है, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा तथा अर्थ के क्षेत्र में विकास हेतु प्रावधान। अनुच्छेद 47 क्या कहता है, पोषाहार के स्तर का जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास तथा मादक और नशीले पदार्थों के सेवन का निषेध। ये अनुच्छेद 47 में है। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 क्या कहता है, कृषि और पशुपालन का आधुनिक तरीके से संगठन करने का प्रयास तथा गाय व बछड़ों और दुधारू व वाहक पशुओं की नस्ल सुधारने तथा वध निषेध करने का प्रयास। अनुच्छेद 48A, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्यावरण संरक्षण तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा, और ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। फिर अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वस्तुओं तथा स्थानों का संरक्षण। ये अनुच्छेद 39 में है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक होंगे, वस्तुएं और स्थान, उनका संरक्षण करेगा राज्य। फिर अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 क्या कहता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का शांतिपूर्ण एवं सद्भावनापूर्ण तरीके से प्रयोग करते हुए संधियों और समझौते का निर्वहन करना। इस अनुच्छेद में भारत की विदेश नीति परिलक्षित होती है। भाग 4 के अलावा संविधान के अन्य हिस्सों में नीति निर्देशक तत्व हैं। अनुच्छेद 335 क्या कहता है, आरक्षण के प्रावधान करते समय राज्य इस बात का विशेष ध्यान रखेगा कि इससे राज्य की प्रशासनिक कुशलता पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। फिर अनुच्छेद 350 क्या है, इसमें क्या प्रावधान है, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने का प्रयास। यह अनुच्छेद 50 क में है कि प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाए। अनुच्छेद 351, हिंदी भाषा का प्रसार करने का प्रयास। तो ये थे हमारे नीति निर्देशक तत्व जिनको आज अपन ने पढ़ा है। तो बहुत ही शानदार नोट्स में आज अपन ने पढ़ा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।